बार हम भरपूर ताकत से आएंगे। और ये जो स्नाइपर्स जो फायरिंग इन्होंने की, अगर खुदा ना खास्ता हमने हथियार उठा लिए तो फिर क्या होगा, हमें ना मजबूर किया जाए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज, मैं अमल वली साहब की बात करूंगा, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। अब बलोचिस्तान से एक सेनेटर कहता है कि पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, उस पर पाबंदी लगाई जाए। पहले तो उसको शर्म आनी चाहिए कि आप बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, आपको क्या हक है पख्तून की बात करने पे। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। अब उनको पीटीआई पर पाबंदी का मकसद नहीं है, वो बेचारी पीटीआई से जीत नहीं सकती। 3 दफा उसके घर में उनको हराया हमने। ये इफ्तिखार बैठे हुए मेरे राइट पे, ये इफ्तिखार बैठा है, इसने आजाद हैसियत में उसको हराया। हमारे ऊपर, हमारी पार्टी पे तो पाबंदी थी 9 मई को, किसी के गोभी निशान था, किसी का बैंगन था, किसी की चारपाई थी। इसके बावजूद उस शख्स को हमने हराया। और मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं, पिछली बार भी चैलेंज किया, अब भी चैलेंज कर रहा हूं कि आप आए मैदान में, हल्का आप मुंतखब करें, केपीके का कौन सा भी हल्का हो आप मुंतखब करके, पूरे पाकिस्तान में कोई भी हल्का आप मुंतखब करें, हम आपके मुकाबले में गोली नहीं खाई। वो मिस्टर डेंटोनिक अता तारर साहब, वो कहते हैं कि जूते छोड़ के भाग गए हैं। जूते छोड़ना बेहतर है, मुल्क छोड़ने से बेहतर है। आपके लीडर ने तो मुल्क छोड़ा था। आप तो जब भी सख्ती आई थी, आप अपने अवाम को छोड़ के भाग जाते हैं। और अता तारर साहब, मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि जिस दिन आपका तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन से मुकाबला हुआ, हम आपकी पैंट उतार के केपीके लाएंगे इंशाल्लाह। पर अभी भी वो गलत बयानी कर रहा है मीडिया पे बैठ के। स्पीकर, अभी भी हमारे लोग मिसिंग है, लोग हमारे मिसिंग है, गिरफ्तार अलग से हमारी हुए हैं, शहीद अलग से हुए हैं, और स्टेट अभी भी हमारे अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको 27 नवंबर की रात की कहानी बताता हूं, क्योंकि मैं खुद ऐनी शाहिद था वहां पे कि 6 जब हम पहुंचते हैं तो 6 बजे से लाइट्स बंद हो जाती हैं, और वो लाइट दोबारा ऑन हो जाती है, और 8:30 के करीब दोबारा लाइट्स बंद कर देते हैं। वहां पे एटीएम मौजूद थे, वहां पे मेट्रो बसेस के स्टेशन मौजूद थे, वहां पे दुकानों मौजूद थी जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी अशिया थी, कोई एक पता भी नहीं टूटा। और 8:30 बजे के करीब अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। जनाब स्पीकर, हमारे घरों में तो मातम है, केपीके में इस वक्त मातम है, हमारे लोग शहीद हुए हैं। कोई इस तरह परिंदों को भी नहीं मारता जिस तरह इन्होंने हमारे लोगों को छलनी किया। क्या मुराद सईद ने लीड किया, मुराद सईद ने ग्रुप बनाया था 1500 लोगों का। ओ अता टटर, जब मुराद सईद आएगा तुम्हारी शलवार गीली हो जाएगी, इतने लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, तब तो इंकिलाब आएगा। इंकिलाब तुम्हें पता है उसका, ये मुराद सईद के बगैर हुआ था। और हाँ, अगर तुम्हारा ये सोच है कि ये कहानी खत्म शुद, तो कहानी खत्म शुद नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई है मेरे भाई। अभी तो पता लगेगा। अभी यहाँ पे तहरीक इंसाफ के नौजवान जिंदा है, तहरीक इंसाफ की क़यादत जिंदा है, तहरीक इंसाफ के वो सिपाही जो इमरान खान के कॉल पे मर मिटने के लिए तैयार हैं, वो जिंदा है। और अगर आप ये कहते हो कि ये मीडिया टॉक से और मुख्तलिफ हीलो बहानों से, और जो आपका अटक का डीपीओ कह रहा है कि दहशतगर्द थे और हमने इतने लोगों को पकड़ा, इससे डराएंगे और लोगों की तवज्जो हटाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सवाल करेंगे। स्पीकर साहब, एक बात बताऊं और वसूख से बताऊं कि ये जो हुआ है ये अचानक नहीं हुआ। दिस वॉज प्रॉपरली प्लान्ड, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। जब हम वहां पहुंचे तो साफ दिखाई दे रहा था कि वहां बिल्डिंगों के ऊपर उन्होंने स्नाइपर्स बिठाए हुए थे। हमने तो यह सुना है कि स्नाइपर्स दुश्मन के लिए बिठाए जाते हैं, हमने तो यह सुना था कि स्नाइपर दहशतगर्दों के लिए बिठाए जाते हैं, इंतहा पसंदों को बिठाए जाते हैं, उन लोगों को बिठाए जाते हैं जो इस मुल्क के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन यहां पे तो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी ली, जिसने पंजाब, सिंध, पाकिस्तान के लेवल पर और खैबर पुख्तनख्वा में, उस पार्टी के खिलाफ इन्होंने स्नाइपर्स बिठाए। फिर जब हमारे वर्कर्स पहुंचे तो इन्होंने पहले गले लगाया, और फिर रात के वक्त जनाब स्पीकर साहब इन्होंने तमाम बिल्डिंग्स के लाइट्स बंद करके सीधी सीधी गोलियां चलाई। अब अगर इनका मकसद एहतजाज को मुंतशिर करना होता तो वो मोहम्मद अली के माथे पे गोली ना चलाता। अगर इनका मकसद एहतजाज को और लोगों को मुंतशिर करना होता तो वो सत्ती के कनपट्टी पे गोली ना चलाता। अगर इनका मकसद एहतजाज हो। बिल्कुल कुरम के वाक़यात बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, और इस हवाले से सूबाई हुकूमत जो इक़दामात उठा रही है, यकीनन उसमें रियाज शाहीन साहब ऑन बोर्ड हैं, हमारे साथ इस मुकम्मल प्रोसेस में वो इन्वॉल्व रहे। चूँकि 24 अक्टूबर को हमारा पुरअमन एहतजाज की कॉल थी, तो उस वजह से चीफ मिनिस्टर साहब चूँकि उसको लीड कर रहे थे तो वो ना जा सके,
और उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे एडवाइज़र फॉर इंफॉर्मेशन उनको और चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजीपी साहब हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे हमने जरगा भी किया दोनों फरीकेन के साथ। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब परसों भी कोहाट, चूँकि हमारा कोहाट डिवीज़न का हिस्सा है कुरम, कोहाट आए थे और उसमें कुरम के मशरान भी थे दोनों साइड से। हमारे कोहाट के मशरान भी थे, हंगू के मशरान भी थे और अगज़ई के मशरान भी थे, पूरे डिवीज़न के मशरान थे वहाँ पे। उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े खुले दिल के साथ उनको कहा कि ये मसला हर कीमत में रिजॉल्व होना चाहिए और रेट ऑफ द गवर्नमेंट और रेट ऑफ द स्टेट जो है वो हम हर सूरत बहाल करेंगे। हम सुनते हैं कि जनाब बलूचिस्तान में, ठीक है, आप आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को, ठीक है, वाक़यात आए। हमने केपी में देखा, पारा चिनार में, उधर ठीक है वो आईडी कार्ड देखकर, ठीक है, कि शिया एरियाज़ में सुन्नी एरियाज़ में शिया उनको दिखा के वो करते हैं। ये तो चले दहशतगर्द कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रियासत, ठीक है, पुलिस, रियासती फोर्स लोगों के आईडी कार्ड्स की बुनियाद पर उनकी शनाख्त डिसाइड कर रही है और उनको भेजिए कि अच्छा ये अगर पश्तून है तो इसका मंजिल जेल है, ठीक है। ये अब रियासत कर रही है ये तफरीक आईडी कार्ड्स देख के। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, ऐसे ही हुआ है और ये जो कर रहे हैं इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा और ऑलरेडी है। अब आप इस चीज़ को वापस नहीं ले सकते। जिस तरह आपने जो बलूचिस्तान में किया है 1948 से, वो आप नहीं वापस ले सकते और ना ही उधर अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो सकती है। अब यही हाल है। लेकिन आज वकला के साथ मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया गया और वहाँ पे ओपन ट्रायल होना चाहिए, जैसा कि ओपन ट्रायल होता है, मीडिया के एक्सेस हो, लॉयर्स के एक्सेस हो, ताकि वो वहाँ पे सारी चीज़ें देखें। उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के वाक़यात को प्रोसिक्यूशन को जो है वो भी मेरे सामने करें। मैं सैयद ज़्यादा हूँ, मेरे सर पे कुरान रखें, प्रोसिक्यूशन से भी सवाल पूछें और मेरे से भी पूछें। अगर मैं इन्वॉल्व होता तो मैं बिल्कुल माफ़ी मांगता, इदारों से भी मांगता, मैं अपने मुल्क से मांगता, अपने कौम से मांगता। लेकिन हम बेगुनाहों को 1.5 साल से अंदर रखा गया है, कुछ किस जुर्म की सज़ा है ये उन्होंने सवाल पूछा और इस मामले के ऊपर माहौल जो है वो काफ़ी वहाँ पे गमगीन भी हो गया, क्योंकि शाह साहब जो हैं आज उन्होंने अपना दिल खोल के वहाँ पे बात की और वफा की सज़ा जो है उन्होंने जैसे कहा कि जब अगर इस तरह से ट्रायल वन साइडेड चलना है तो पहले भी साइफर में हमें सज़ा हुई थी, यहाँ पे 345 के बयान तक हमारे नहीं सुने गए, तो हमें फिर इस अगर सज़ा देनी है तो फिर डिफेंस टीम को जो प्रोसिक्यूशन है उसको बुला के डिफेंस टीम की एब्सेंस में जो है आप सज़ा सुना दें। तो इमरान खान साहब ने को आज पेश नहीं किया गया ट्रायल के दौरान, जो कि पेश करना चाहिए था। तो इसलिए शाह महमूद साहब की मुलाकात हुई तो अंदर मैंने खान साहब को बताया कि शाह साहब आए थे। उन्होंने शाह साहब की ज़ात के ऊपर, उनके ख़ानदान के ऊपर अपने भरपूर एतमाद का इज़हार किया है और उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप उनको बताएं कि उनकी कुर्बानी जो है मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उनके और उनके बच्चों की जो कुर्बानी है वो भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। 16 महीने से वो मेरे साथ सज़ा काट रहे हैं, वो नज़रिए की बुनियाद पर खड़े हैं और जितने भी हमारे जेल में कैद लीडर्स हैं उनको भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है।